अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरकम और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे या अपनी कंटिन्यूटी को कंटिन्यू रखेंगे। जो चैप्टर हमारे पास हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया, जो कि एक मुश्किल चैप्टर समझा जाता है और एक लेंदी चैप्टर समझा जाता है और इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारे MCQs आया करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना करते थे। बात यह है कि बेसिकली ये चैप्टर्स हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो बेसिक यहाँ पर जो बातें मैं आपके सामने बताता चल रहा हूँ वो क्या है, वो है ये कि हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ डिस्कस किया था वो बेसिकली एक स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टिव पार्ट था और उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट हमारा डेवलप हुआ था, जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो बेसिकली हमारे पास जो पोर्शन आता था बच्चों, वो हमारे पास कौन सा था, वो हमारे पास था फाइलम पॉरीफेरा। हमने ये बात डिस्कस किए थे अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि जब भी कभी हम फाइलम पॉरीफेरा की बात कर रहे थे तो फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हुए हमने कहा था कि वो ऑर्गेनिज़म दैट आर पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज़म्स, तो हमने फाइलम पॉरीफेरा के बारे में डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर। आज की क्लास के अंदर, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हमारे पास एक नया फाइलम होगा दैट इज़ फाइलम निडेरिया। तो इस फाइलम निडेरिया को एक दफ़ा समझते हैं और इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं कि व्हाट अबाउट फाइलम निडेरिया। तो बच्चों यहाँ देखिएगा कि हमने डिस्कस किया है अबाउट द फाइलम निडेरिया। ये फाइलम निडेरिया किस तरह का होता है, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें हैं और इनको क्या नाम दिया जाता है, ये सारी की सारी बातें बच्चों हमारे पास फाइलम निडेरिया के हवाले से। अच्छा देखें, जब भी कभी हम फाइलम निडेरिया की बात करते हैं कि व्हाट इज़ फाइलम निडेरिया और ये किस तरीके का होता है, इसकी तमाम बातों को क्या कहा जाता है, तो फाइलम निडेरिया को बच्चों एक नाम और दिया जाता है कि आप इसको अपनी ज़बान में ऐसे कहते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड फाइलम सीलेंट्रेटा। वाई इट इज़ कॉल्ड फाइलम सीलेंट्रेटा? बिकॉज इट कंटेन अ बॉडी कैविटी दैट इज़ कॉल्ड सीलेंट्रॉन। के पास एक बॉडी कैविटी मौजूद होती है, दैट बॉडी कैविटी इज़ कॉल्ड सीलेंट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ ये आती है बच्चों कि हम ये बात कहते थे कि वैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म हुआ करता था वो ऑर्गेनिज़म हमारे पास दो तरह के होते थे। एक ऑर्गेनिज़म को आप नाम देते थे कि भाई ये हमारे पास है पैराज़ोआ, है ना, और एक को आप नाम देते थे यूमेटाज़ोआ। एक को आप नाम देते थे पैराज़ोआ, एक को आप नाम देते थे यूमेटाज़ोआ। तो पैराज़ोआ और यूमेटाज़ोआ का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि पैराज़ोआ बेसिकली वो ऑर्गेनिज़म थे दैट लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही था ना, दैट लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा एक फाइलम के अंदर दैट इज़ कॉल्ड फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है ना, मैं सिर्फ पॉरीफेरा लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। आपने पॉरीफेरा के अंदर ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था। यूमेटाज़ोआ क्या होता है? यूमेटाज़ोआ के बारे में बताया जाता है दैट हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन।
that have tissue organization, जिनके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूमेटाजोआ। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑल फाइलम, जितने फाइलम हैं एक्सेप्ट फॉर पॉरीफेरा, यानी 9 फाइलम में से जितने भी फाइलम बच्चों आते हैं वो तमाम हमारे पास इस यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं। सही है। अच्छा, अब क्या बात बताई जाती है कि आपने बात बता दी कि पैराजोआ और दूसरी बताई क्या, यूमेटाजोआ। तो हमारे पास ये जो किंगडम फाइलम निडेरिया है, तो आपने कहा कि फाइलम निडेरिया इज इन्वॉल्व इन यूमेटाजोआ। इसको आप किस में इन्वॉल्व करते हैं बच्चों, यूमेटाजोआ के अंदर। वाई यू इन्वॉल्व दिस इन यूमेटाजोआ, बिकॉज दे हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो हमने ये कह दिया इसके पास टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। अब बच्चों यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि इनके हैबिटेट कहाँ हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, हम ऑर्डर में चलेंगे ना। अगर हम बात करते हैं इनकी हैबिटेट की कि भाई ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो ये बताया जाता है कि ज़्यादातर क्या, तकरीबन सारे ही दे आर एक्वेटिक। ठीक है, तो सर एक्वेटिक भी तो 2 तरह के होते हैं। कैसे भाई, या तो सर ये रह रहे हैं मीठे पानी में, फ्रेश वाटर में, या तो फिर रहेंगे खारे पानी में, दैट इज़ मरीन वाटर। या तो ये रह रहा है फ्रेश वाटर में, या तो ये रह रहा है मरीन वाटर में। ठीक है ना। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में ये आप कहते हैं मोस्टली मरीन होते हैं। ठीक है, कौन, निडेरियंस। और फ्रेश वाटर की बात कहेंगे तो आप बोलेंगे कि सम आर फ्रेश वाटर। जो सम होंगे वो कौन से होते हैं, सम आर फ्रेश वाटर। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर क्या बताया जाता है, यहाँ पर बेसिकली होता ये है कि इसकी एग्जाम्पल आपको पता चल जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ना बच्चों। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है क्या है, हाइड्रा या फिर जेलीफिश। हाइड्रा या फिर जेलीफिश, ये आ जाता। आगे देखें बच्चों, ये तो हमने इन हैबिटेट की इसकी एग्जाम्पल की बात की। अब हम बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब भी बच्चों निडेरियंस की बात करते हैं तो हमने कह दिया कि भाई ये यूमेटाजोआ है कि देयर बॉडी इज लाइंड बाय 2 लेयर। उनकी बॉडी जो होती है बच्चों 2 लेयर से लाइंड होती है। ठीक है, एक वो चीज़ है जो कि आउटर है, एक वो चीज़ है जो कि इनर है। तो कहा यह जाता है कि जो आउटर लेयर है, ठीक है बच्चों, जो आउटर है और क्या है, जो कि इनर है। आउटर जो लाइन हुई हुई है वो किससे लाइन हुई हुई है, आपने कह दिया कि लाइंड बाय
एपिडर्मिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इनर की जो बात है दैट इज लाइंड बाय गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अक्सर जगह पे कहा जाता है कि गैस्ट्रोडर्मिस इनर कैविटी लाइनिंग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनर कैविटी लाइनिंग कौन सी है, तो आप बता दोगे सर गैस्ट्रोडर्मिस इज एन इनर कैविटी लाइनिंग। अच्छा, फिर बात आती है बच्चों इनकी जर्म लेयर की, जिसको आप जर्मिनल लेयर कहते हो या जर्म लेयर शॉर्ट फॉर्म में कहते हो। अच्छा बच्चों, अगर मैं जर्म लेयर की बात करूँ ना, तो जर्म लेयर में ये कहा जाता है कि इट इज़ डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि इसके पास दो लेयर्स होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो एक तो तुम्हारे पास आ गई एक्टोडर्म और एक तुम्हारे पास क्या आ गई, एंडोडर्म। एक्टोडर्म की जहाँ तक बात आती है इट एन आउटर कवरिंग या आउटर लेयर है ना, और जो एंडोडर्म है बच्चों ये इनर लेयर है। तो सर अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। वो कैसे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी तो आपने बताया कि ये लाइनिंग है, इनर लेयर है, या ये डर्मिस है, एंडोडर्मिस कहला रही है। अरे ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं ना मेरा बच्चा, ये तो जर्म लेयर्स जब फॉर्म हो रही होती हैं। मैंने आपको स्टार्ट के अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ाए थे, है ना। तो मेरा बच्चा जब डेवलपमेंटल स्टेजेस हमने पढ़ाए थे ना, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ाए थे। मैंने बताया था मॉड्यूला यानी स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़ कर जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट मॉड्यूला बनाता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, और फिर जर्मिनल लेयर्स बन रही होती है ना। इसी के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट लेयर फॉर्म हो रही होती हैं, दैट आर कॉल्ड द जर्म लेयर। ये जो जर्म लेयर हमारे पास फॉर्म हो रही होती है, कलेक्टिवली फॉर्म हो रही होती हैं चीज़ों को देखते हुए। जब ये जर्म लेयर हमारे पास फॉर्म हो जा रही है तो पहली, दूसरी, तीसरी लेयर होगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि ये हम डेवलपमेंटल फेजेस की बात कर रहे थे कि अगर कोई इंडिविजुअल 2 लेयर से मिलके बना है तो वो अंडर डेवलप होता है, और 3 से मिलके बना है तो वो डेवलप्ड होगा। समझाने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम ना सीक्वेंस को समझाते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है और बनने के बाद उसकी आउटर कैविटी की जो यानी इनर कैविटी की जो लाइनिंग है दैट इज़ गैस्ट्रोडर्मिस, और उस कैविटी के बाहर की जो लाइनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ये होता है। एक चीज़ बच्चों में और बताता चलूँ, इनके पास जो है वो क्या है, वो मैं ये बात बता रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। इनके पास एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, जेली लाइक फ्लूइड इन बिटवीन 2 लेयर। इन दोनों लेयर के दरमियान एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है। ये जो जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है इन दोनों लेयर के दरमियान, दैट इज कॉल्ड मीज़ोग्लिया। दैट इज कॉल्ड मीज़ोग्लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ मीज़ोग्लिया, तो मीज़ोग्लिया के बारे में बताया जाता है कि जेली लाइक फ्लूइड है। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, बेसिकली हम जो बहुत सारी जनरल बातें कहते आते हैं। एक मिनट ज़रा बच्चों, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ कि मैं चाय पी रहा होता हूँ, आई एम सॉरी। खैर, ये है कि हमने कहा कि मीज़ोग्लिया की ये वाली बात आ गई, उसको एक्टोडर्म एंडोडर्म। अच्छा, मीज़ोग्लिया के बारे में ना कहीं कहीं कहा जाता है कि सेलुलर भी हो सकती है, नॉन सेलुलर भी हो सकती है, फाइब्रस भी हो सकती है। वो सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मीज़ोग्लिया सेलुलर भी हो सकती है, यानी सेल से मिलकर ही बन सकती है। मीज़ोग्लिया जो है वो नॉन सेलुलर भी हो सकती है, और मीज़ोग्लिया जो है वो
फाइब्रस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मेसोग्लिया सेलुलर भी हो सकती है, नॉन सेलुलर भी हो सकती है और फाइब्रस भी हो सकती है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद क्या बात है, हमने जब ये मेसोग्लिया की बात कर ली तो कहा जाता है कि बेसिकली सिमेट्री की बात करते हैं इसकी, सही है ना। अगर बच्चों मैं यहाँ लिखूँ नज़र आएगा आप लोगों को, यहाँ पर मैंने कहा सिमेट्री की। बच्चों अगर मैं यहाँ सिमेट्री की बात करता हूँ तो इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है बच्चों कि आप इसको कहीं से भी कट कर दें, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये कहलाया जाता है क्या? रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो आपने कहा कि कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स by cutting through any axis। ठीक है, कहा जाता है कि बेसिकली इनके पास जो होते हैं वो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ऑर्गन मौजूद होते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिकली आपको पता है इट कंटेन टेंटिकल्स। इनके पास क्या मौजूद होता है? टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स का काम क्या होता है? फॉर पैरालाइजिंग द प्रे। अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए इनके पास टेंटिकल्स मौजूद हैं। अगर मैं जनरली टेंटिकल्स की बात कहूँ तो बच्चों उस टेंटिकल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड निडोब्लास्ट। उन सेल को नाम दिया जाता है किसका? निडोब्लास्ट का। दो सेल्स आर कॉल्ड निडोब्लास्ट। इन सेल का फर्दर काम क्या होता है? इनके अंदर कुछ पॉइजनस तो ना कहो, पैरालाइजिंग सब्सटेंस होता है। पैरालाइजिंग सब्सटेंस होगा। ठीक है, ये हंटिंग इफेक्ट करते हैं, हंटर की तरह से उसको प्रे के ऊपर मारते हैं। हंटर इफेक्ट या हंटिंग इफेक्ट के ज़रिए ये प्रे के ऊपर मारते हैं एंड पैरालाइज कर देते हैं प्रे को। ठीक है, तो बेसिकली ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, ये हमने किसकी बात की बच्चों? ये हमने बात की निडेरिया की, के अंदर इस तरह से ये लिख लिया होगा। उम्मीद है आप लोगों ने इसको मिटा के फिर आगे चलते हैं। बच्चों ये जो किंगडम एनिमेलिया है ना, जितना सुकून से काम माइंड हो के पढ़ोगे उतना अच्छा ये रिटेन रहेगा। मसला पता है बच्चों के साथ होता क्या है? होता ये है कि ये रिटेन नहीं रह पा रहा होता। बच्चों की कंप्लेन होती है, सर हम क्या करें, हमसे याद नहीं रह पा रहा है। तो भाई आसान तरीका सिर्फ इसको रिटेन करने का ये है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक फाइलम, एक एक उसमें मैं करा रहा हूँ, तरीके से आपने चीज़ों को लेके चलना है, तरीके से इसको आपने पढ़ना है। कोई मसले मसाइल, कोई भी इशू अगर आपको आए भाई आपने इसको पूछ लेना है मुझसे, लेकिन बात ये बहुत प्यार से पढ़ना है इसको। कोई लंबी चौड़ी दास्तानें, कोई चीज़ें नहीं है इसमें, लेकिन बेसिक चीज़ है सारी ये। ठीक है ना, हर एनिमल का आपको समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ उसी वक्त कि भाई जब आप इसको सुकून से पढ़ेंगे, काम माइंडेड होकर पढ़ेंगे। खैर, अब देखो यहाँ बताया जाता है कि अब यहाँ पे एक चीज़ देखें बच्चों,
यहाँ बताया जाता है कि अगर मैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम याद रखिएगा क्या आते हैं ना, एग्जाम्पल में हाइड्रा। तो आप सब ये बात जानते हैं इतना ज़्यादा डेवलप तो है नहीं, तो आपने कह दिया कि नॉट वेरी डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, इतना ज़्यादा कोई डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है। बेसिकली इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हम अपने ज़बान में कहते हैं इसे हैज़ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है बच्चों, तो ये बात क्लियर हो गई व्हाट इज सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब भी कभी हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये देखिएगा इस तरह का एक हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर ये कैविटी लाइनिंग होती है, दैट्स इज सिंपली कॉल्ड द गैस्ट्रोडर्मिस। सही, ये कैविटी लाइनिंग जो है बच्चों, इसको आप नाम, ये कैविटी जो है इसको आप नाम देते हैं सीलेंट्रॉन। सही, यहाँ से फूड एंटर होता है और यहीं से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड आर सेम। एंट्री और एग्जिट बिल्कुल जो है वो सेम रहता है। ये हमारे पास किसकी बात आ गई, ये हमारे पास इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सही, अब अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी बच्चों, इसके स्ट्रक्चरल टाइप की, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कितनी तरह के होते हैं इनके स्ट्रक्चरल, आता है स्ट्रक्चर या नीचे बहुत हो जाएगा, चले खैर टाइप, सिर्फ नाम लिख देता हूँ, बस एक्सप्लेनेशन तो दे दूँगा। दो तरह के स्ट्रक्चर इनमें कॉमन होते हैं, एक कहलाता है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिप और दूसरा कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड द मेड्यूसा। सही है बच्चों, पहला क्या कहला रहा है आपके पास पॉलिप और दूसरा क्या कहला रहा है हमारे पास मेड्यूसा। अच्छा, यहाँ पर पॉलिप और मेड्यूसा की अगर मैं बात करूँ तो पहले समझते हैं व्हाट अबाउट पॉलिप। पॉलिप स्ट्रक्चर या पॉलिपॉइड स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, या इसको हम कहते हैं पॉलिप लाइक निडेरिया। सही है, पॉलिप का मतलब होता है दे आर सिलेंड्रिकुलर, दे आर सिलेंड्रिकुलर इन शेप। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाती है कि अगर हम इसकी बेसिक जनरल एग्जाम्पल देखें तो बच्चों इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है हाइड्रा, सी एनीमून। ठीक है, हाइड्रा आ जाता है और सी एनीमून आ जाता है। सही है, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि माउथ जो होता है इसका, वो माउथ कहाँ मौजूद होता है, डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ होता है। सही है, डायरेक्टेड अपवर्ड यानी अपर पोर्शन की तरफ इसका माउथ मौजूद होता है। और ये जो माउथ है दैट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स।
सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, यानी टेंटिकल से सराउंड हुआ होता है इसका माउथ। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो लोअर सरफेस है, सही है, आपने कह दिया कि जो लोअर सरफेस है इस अटैचेस विद अ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ ये अटैच होती है। और मज़े की बात ये है कि दीज आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉन मोटाइल, जो मूव ना करें उन्हें कहते हैं। अच्छा, सबस्ट्रेट क्या होता है? कोई भी पार्ट, कोई भी स्ट्रक्चर जिससे ये अटैच्ड है, किसी भी चीज़ से अगर ये चीज़ अटैच्ड हो, दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो दोबारा बता देता हूँ, व्हाट इज़ सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट वो स्ट्रक्चर होता है जिससे चीज़ें अटैच्ड होती हैं, उसे हम किसका नाम दे रहे हैं बच्चों? उसे हम नाम दे रहे होते हैं सबस्ट्रेट का। अच्छा, उसके बाद फिर क्या फर्दर पॉइंट होता है, उन पॉइंट्स को ज़रा समझते हैं बच्चों। हमने ये तो अभी जनरल बात की किसकी? पॉलिप की। अब अगर बात करते हैं मेड्यूला की, मेड्यूसा की। अच्छा, यहाँ मेड्यूसा का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है उसको समझते हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर में कॉमन होता है ना मेड्यूसा। अच्छा, कहीं पर ये भी कहा जाता है पॉलिप को कि पॉलीपॉइड फॉर्म, तो ये भी गलत नहीं है, पॉलीपॉइड फॉर्म, तो ये भी सही है। अब अगर मेड्यूसा की बात करते हैं तो मेड्यूसा की डेफिनेशन में ये बताया जाता है, मेड्यूसा की बातों में ये बताया जाता है कि दे आर अम्ब्रेला शेप। दे आर ऑफ अम्ब्रेला शेप। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है दैट इज जेलीफिश। ठीक है ना। अब सर जेलीफिश का माउथ कहाँ होता है? अगर एक जनरली हम जेलीफिश की बात करें तो इसका माउथ कहाँ मौजूद है? इसका माउथ कहा जाता है डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड सराउंड्स विद एंड सराउंड बाय टेंटिकल। सही है। और ये क्या है? ये मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव करते हैं, या इसको आप कहते हैं फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग। आई नो स्विमिंग में डबल एम आता है, इट्स ओके, मैं क्या करूँ, मिटा नहीं रहा मैं। ठीक है, तो चलें खैर मिटा ही देता हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे सर को स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेड्यूसॉइड फॉर्म। बच्चे समझ आ रही है आप सबके बात? तो बेसिकली ये जो तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें हमारे पास पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में हमने डिस्कस कर दी। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि भाई अब ज़रा हम इनके खाने की बात कर लें कि ये खाना किस तरीके से खाते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें कॉमन है, कैसे खाना इनटेक करते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से ये फूड को लेते हैं। तो ज़रा समझिएगा इन सब की। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया कि ये जितने भी ये होते हैं ना, ये सब के सब ये कॉलोनी के अंदर रहते हैं, यानी मिल के।
ये ना तमाम जो हैं ये मिल के रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है, बेसिकली आपको पता है कि निडेरिया जो है वो डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड अपॉन एनिमल, सही है ना, स्मॉल एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है एनिमल, सही। और क्या बताया जाता है, जब ये एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो एनिमल के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ एक जनरल बात आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो क्या है, वो है ये कि भाई जैसे ही ये निडेरिया जो है वो एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करने के नतीजे में जो बेसिक बात अब और आती है वो क्या है, वो ये बताया जाता है कि इसके पास डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ऑर्गन, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि दोनों मिलते हैं, ये कहाँ मौजूद होता है, टेंटिकल्स में। और मैं पहले ही बता चुका हूँ टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं निडोब्लास्ट, जिसके अंदर जो सेल मौजूद होता है उनको कहते हैं निमेटोसिस्ट। का काम क्या होता है, निमेटोसिस्ट। ये करते क्या हैं, ये पैरालाइजेस द प्रे, ये प्रे को पैरालाइज कर देते हैं। व्हाट अबाउट पैरालाइज, यानी कि उसे बिल्कुल मूवमेंट में नहीं लेके आ सकते, यानी बेसिक बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाता है। और उसके बाद स्टार्ट टू ईट। तो बेसिकली एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ से, क्योंकि अभी आपको पता है कि इनका डाइजेस्ट सिस्टम सैक लाइक होता है, तो वही बात आ गई, एंट्री एंड एग्जिट आर सेम। समझ आ गई बात बच्चों आप लोगों के? तो आपने ये कह दिया कि एंट्री एंड एग्जिट आर सेम। ये हमने किसकी बात कर ली बच्चों, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की जनरल बात आ गई, या इसकी डाइजेस्ट या फीडिंग मैकेनिज़्म की, कि कैसे ये फीड करता है, कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस लेके चल रहा है, उसे हमने देखना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मिनट ज़रा देखते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये हमने डिस्कस किया किसमें, जो बेसिकली पैरालिसिस कर रहा था और ये फूड को ईट कर रहा था, ठीक है ना। अब इसके आगे की बातों को डिस्कस करते हैं, वो क्या चीज़ है। बुक रीडिंग बच्चों बस आपकी सॉलिड होनी चाहिए, बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए जब जब ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बुक रीडिंग होती है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग उसी वक्त होती है जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे। एक दफ़ा बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपने बार बार बुक पढ़नी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं एक दफ़ा बुक पढ़ते हैं उनको अच्छे समझ में आ जाती है, तो जब उन्हें अच्छे समझ में आ रहे हैं ना तो बस सही है, फिर तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं, यानी 100 में से कोई, यानी 100% में से कोई 0.1 0.2% होंगे, यानी 1-2 बच्चे। खैर, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ निडेरियंस की बात हम थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ बच्चों, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द प्लैनेट, ये इसकी निडेरिया, वो होती है कि भाई इनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप कहा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म,
कहा जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड डिफरेंट फंक्शंस के जो निडेरियंस होते हैं, सही है, उनको एक्चुअली नाम दे रहे हैं जॉइड्स। चले पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, या छोड़ दें, अब इसको आसान करता हूँ आपके लिए। हर निडेरियंस का, सारे निडेरियंस बेसिकली ना 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। वो निडेरियंस, पहले पॉलीमॉर्फिज्म से भी पहले ना मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊँ। पहले एक चीज़ होती है जॉइड्स, पॉलीमॉर्फिज्म भी बाद में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ होती है बच्चों दैट इज कॉल्ड जॉइड्स, ठीक है ना। व्हाट आर जॉइड्स? निडेरियंस ने ना अपने काम को हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। अब जैसे अगर मिसाल है, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर मैं एक बेसिकली आई एम बाय प्रोफेशन अ डेंटिस्ट, बट मैंने क्योंकि FCPS अब करना शुरू किया है तो उसके अंदर मैं मैक्सिलोफेशियल जो है वो सर्जन की तरफ जा रहा हूँ। तो बेसिकली बात ये है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इस मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की तरफ होता ये है कि यहाँ क्या मतलब दिस पोर्शन इज ऑफ माइंड, मैं इस एरा के अंदर आता हूँ। हाथ का कोई फ्रैक्चर हो, GIT ट्रैक का कोई मसले मसाइल हो, ब्रेन का कोई मसले मसाइल, आई डोंट हैव कंसर्न विद दैट, मैं फ़ौरन रेफ़र कर दूंगा उस पेशेंट को कि भाई आप उस तरफ जाएं। तो यानी हमने अपनी मेडिसिन के अंदर भी बड़ा ही कोई ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि हम कहते हैं कि भाई अगर किसी पेशेंट के पास मैक्सिलोफेशियल का कोई इशू आता है, तो किसी डॉक्टर के पास कोई मैक्सिलोफेशियल का इशू आता है, तो दैट डॉक्टर रिकमेंड दैट पेशेंट टू मी और रेफर दैट पेशेंट टू मी। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हमारा काम इस तरीके से चलता है। हमने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आई का डॉक्टर, ईयर का डॉक्टर और थ्रोट का डॉक्टर, अगर हमारे पास GIT का, किडनी का, लिवर का, हर किसी का डॉक्टर हमने डिफरेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि वी हैव डिवाइडेड द पर्टिकुलर थिंग इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो खैर, तो ये हमारे पास, हम इसी तरीके से इसने जॉइड्स बनाए हुए होते हैं। तो आपने क्या कहा कि ग्रुप्स ऑफ निडेरियंस दैट work specifically, group of nidereans that work specifically, उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम नाम दे रहे होते हैं जॉइड्स का। उसको हम बेसिक किसका नाम दे रहे हैं बच्चों? उसको हम कह रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड द जॉइड्स। अब ये जो जॉइड्स होते हैं, ये जॉइड्स कितनी तरह के होते हैं, या ये जॉइड्स होते कितनी तरह के? अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूँ या इनके ग्रुप्स की एक्चुअल बात कर लूँ कि इस ग्रुप्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो बच्चों इनकी टाइप्स की बात करते हुए हम बताते हैं। पहला होता है दैट इज़ कॉल्ड गोनोजॉइड्स, ठीक है। दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोजॉइड्स। तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड डक्टाइलोजॉइड। तो हमने कहा ये 3 तरह के होते हैं, गोनोजॉइड, गैस्ट्रोजॉइड्स, डक्टाइलोजॉइड्स। ग्रुप ऑफ निडेरियंस जो कि रिप्रोडक्शन करें, उनको हम नाम देते हैं किसका? गोनोजॉइड्स का। ग्रुप ऑफ निडेरियन जो कि डिफेंस करें, इम्यूनिटी में हेल्प करें बॉडी की या ऑर्गेनिजम्स की, दूसरे निडेरियंस की। और सॉरी गैस्ट्रोजॉइड मतलब जो फूड प्रिपेयर करें। और ग्रुप ऑफ निडेरियंस जो कि क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डिफेंस कर रहे हैं दूसरे निडेरियंस का, दैट इज़ कॉल्ड द डक्टाइलोजॉइड।
बेसिकली ना बच्चों पुराने ज़माने में भी यही हुआ करता था कि ना कुछ लोग कहते थे कि जाएं तुम लकड़ियां लेके आओ और तुम जो हो वो जंगल से जो है वो शिकार करके आओ। कुछ लोगों को घर में रखा जाता था कि तुम घर में जो है जितनी फीमेल्स हैं उनकी रखवाली करो। कुछ लोगों को घर में रखा जाता था कि तुम जो हो वो घर में बैठ के जो है वो खाना बनाओ। तो द थिंग इज़ दीज आर ऑल द स्टफ़ कि हम इस तरीके से डिवीज़न होती थी तो दे यूनाइट एंड वर्क प्रॉपरली। लेकिन ये डिफरेंट तरह के ज़ाइगोट्स हैं, इनके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल्स आर डिफरेंट। तो यहाँ जो बात समझाने वाली है वो दरअसल ये है कि इनके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में बच्चों ये बताया जाता है व्हेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंट, या चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, व्हेन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट cnidarians वर्क, तो इसको आप क्या नाम देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या है, जब स्ट्रक्चरली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट निडेरियंस काम कर रहे हैं और एक कॉलोनी में रहते हुए, उसे किसका नाम दिया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। वर्क बाय लिविंग इन अ कॉलोनी, बाय लिविंग in a colony that are called polymorph। तो ये पूरा है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर मैं पहले आपको ज़ॉइड्स बताते नहीं, पहले पॉलीमॉर्फिज्म बता देता तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो खैर ये मैंने ज़ॉइड्स की बात की। एक चीज़ होती है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ generation। What about alternation of generation? Alternation of generation का मतलब ये है कि जो जनरेशन है वो अल्टर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक जनरेशन है मेड्यूसा की और एक जनरेशन है पॉलिप की। पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है, मेड्यूसा बनेगा, मेड्यूसा रिप्रोड्यूस करेगा, पॉलिप बनेगा। तो ये जो जनरेशन है ये बनाएगी, ये जाके ये बनाती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपको पता है कि मेड्यूसा जो है जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके बच्चे पॉलिप पैदा होंगे। जैसे प्लांट्स में होते थे ना, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। फंगस में भी हुआ था, याद है आपको, अल्वा के अंदर, सॉरी फंगस नहीं, अल्वा में मैंने आपको पढ़ाया था। तो बात यह है कि मेड्यूसा पॉलिप बना रहा है, पॉलिप जो है वो उसके बच्चे मेड्यूसा बना रहे हैं। तो ये लेकिन पॉलिप और मेड्यूसा दोनों दिखने में डिफरेंट है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दिस इज़ कॉल्ड द हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमने बात कर ली इसकी। अब बच्चों जब ये हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की कि पॉलिप और मेड्यूसा ये इस तरीके का पूरा सीक्वेंस चल रहा है, तो अब देखिए, अब चीज़ों को समझिए, शायद आपके और क्लियर हो। वो क्या है बच्चों, वो ये होता है कि इसके अंदर अब रिप्रोडक्शन की कॉमन बात आती है। जब भी बच्चों हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट द रिप्रोडक्शन इन निडेरिया। निडेरियंस जो हैं बच्चों वो उसके अंदर सेक्सुअल, ऐसे ना कहें, हम इसको जनरल इस तरीके से कह सकते हैं कि निडेरियंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस आ रहा है ना, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं। लेकिन एक चीज़ और आती है दैट इज़ रीजनरेशन। अब या तो मैं इसको चलें लिख ही देता हूँ कि आपने कह दिया कि सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों होती है।
लेकिन ना इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ इनका लार्वा। इनके लार्वा को नाम दिया जाता है प्लैन्यूला लार्वा। इनके लार्वा को इसका नाम दिया जाता है प्लैन्यूला। और रीजनरेशन इज़ वेरी कॉमन। रीजनरेशन पता है ना आपको क्या होती है, कि लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीगेन कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। तो अगर आप लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीगेन कर लें, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये तमाम की तमाम बातें हमने डिस्कस की इसमें। फिर बात आज किसकी आती है बच्चों, इनकी क्लासिफिकेशन की। जब मैं इनकी क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ बच्चों, तो इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते वक्त बताया जाता है कि पहली क्लास होती है इनकी, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजोआ। सही है, पहली क्लास क्या आ गई, हाइड्रोजोआ। सही है। उसके बाद आ गई स्काइफोजोआ। पहले चलें हाइड्रोजोआ बता देता हूँ। इसका सिर्फ मीज़ोग्लिया याद रखना आपने। इसका जो मीज़ोग्लिया होता है बच्चों, वो होता है नॉन सेल्यूलर। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि मीज़ोग्लिया सेल्यूलर हो सकता है, नॉन सेल्यूलर भी इसी में ही, इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले आप देखिएगा पीछे करके, कि मैंने आपको बताया था मीज़ोग्लिया जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने कहा सेल्यूलर भी हो सकता है, नॉन सेल्यूलर भी हो सकता है, फाइब्रस भी हो सकता है। हाइड्रोजोआ में मीज़ोग्लिया कैसा आ गया बच्चों, मीज़ोग्लिया हमारे पास आ गया नॉन सेल्यूलर। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास दूसरी बात आ गई किसकी बच्चों, दूसरी बात आ गई हमारे पास, या चलें इसकी एग्जाम्पल भी हाथ के हाथ लिख देता हूँ मैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है बच्चों हाइड्रा। ठीक है ना, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हाइड्रा। दूसरा आता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्काइफोजोआ। जब भी कभी हम स्काइफोजोआ की बात करते हैं, तो व्हाट अबाउट स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ बच्चों हमारे पास होता क्या है कि ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो मीज़ोग्ली है ना, वो सेल्यूलर होता है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है जेलीफिश। ठीक है, क्लियर। और तीसरा जो आता है वो आता है एंथोजोआ। व्हाट अबाउट एंथोजोआ। एंथोजोआ मेरा बच्चा वो होते हैं जिनमें मीज़ोग्लिया फाइब्रस होता है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास सी एनीमोन। सही। तो ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। अच्छा, इसको ना हाइड्रोजोआ को एक नाम और देते हैं, PMW कहते हैं। PMW इज प्रोटोगियस मैन ऑफ वॉर। प्रोटोगियस मैन ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है प्रोटोगियस मैन ऑफ वॉर? बेसिकली जो जंग हुई थी पुराने ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, तो ये बेसिकली आपको पता है ना अम्ब्रेला शेप की तरह होते हैं, यानी इस तरीके के होंगे अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें। ठीक है ना, इस तरह का सर। तो जब ये, क्योंकि ये समंदर के पानी में होता है, जो शिप थी वो बहुत पीछे रह गई थी, यानी पीछे हो गई थी, तो फौजियों को उतरना था और वो पानी अच्छा खासा गहरा था। तो हुआ ये था कि उस टाइम जो किनारा था, उस किनारे पर जो ये फाइसेलिया थे, या जो ये थे हमारे पास हाइड्रोजोआ, इसमें फाइसेलिया ही आ जाता है, ये इस तरह से थे, ये आना शुरू हो गए। जैसे ही आना शुरू हो गए तो फौजियों को लगा ये पत्थर हैं,
तो ये इन पर पैर रख रख के आगे जाते चलेगा और किनारे तक पहुंच गए। तो इस तरीके से प्रोटोगियस के अंदर जो थी वहाँ की जो फ़ौज थी उसकी जान बच गई थी, तो इसीलिए कहा जाता है प्रोटोगियस मैन ऑफ वॉर, क्योंकि इन्होंने जंग में काम अंदाज यानी अपनी एक कोऑपरेशन की थी। तो ये हमारे पास बच्चों प्रोटोगियस मैन ऑफ वॉर होता है। और बाद में जब पता चला तो ये पता था कि ये पत्थर नहीं है, ये तो बेसिकली फाइसेलिया हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं। तो ये तमाम बातों को देखने के बाद इनको ये कहा था कि इन्होंने हमारी मदद की थी, तो इसलिए इनको ये लक़ब दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोगियस मैन ऑफ वॉर। तो बच्चों ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने हाइड्रोजोआ के बारे में डिस्कस करनी। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, सही। इसमें एक टॉपिक आपका रह गया, दैट इज़ कोरल रीफ। ये इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको समझा देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको और आसान लग रहा होगा। अब भी अगर मुश्किल हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।